गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लोकेश चौधरी आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में कार्बोहाइड्रेट यूनिट जो थर्ड यूनिट है उसमें हमने ग्लूकोज कंप्लीट कर लिया है, फ्रक्टोज कंप्लीट कर लिया है, यानी मोनोसैकेराइड कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में हमने डाइसैकेराइड देखा लास्ट। और डाइसैकेराइड में आपके पास में डाइसैकेराइड आपके पास में क्या होता है, यानी कि आपके पास में वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर दो मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं उन्हें हम कहते हैं डाइसैकेराइड। ठीक है, डाइसैकेराइड आपके पास में मुख्य रूप से तीन प्रकार के थे। ठीक है, सुक्रोज और आपके पास में सुक्रोज हो गया, और आपके पास में माल्टोज हो गया और लैक्टोज हो गया। तो हमने लैक्टोज का अध्ययन कर लिया था, सुक्रोज का अध्ययन कर लिया था और माल्टोज का इंट्रोडक्शन हो गया था। सबसे पहले माल्टोज क्या होता है, यानी वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर दो अल्फा डी ग्लूकोज मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, यानी आपके पास में दो आपके पास में इकाइयाँ किसकी होती हैं, अल्फा डी ग्लूकोज की होती हैं, उन्हें हम कहते हैं माल्टोज। ठीक है, उसके बाद में माल्टोज का जो अणुसूत्र था वो आपके पास में C12H22O11 था, यानी माल्टोज का जो अणुसूत्र था वो C12H22O11 था। ठीक है, इसी के साथ में आपके पास में माल्टोज का फॉर्मेशन करना हो, माल्टोज बनता कैसे है। माल्टोज को बनाने के लिए आपके पास में पॉलीसैकेराइड स्टार्च, ठीक है, यानी स्टार्च लेंगे, स्टार्च का आप जल अपघटन करेंगे किसकी प्रेजेंस में, डाइस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, यानी डाइस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में स्टार्च का जल अपघटन करने पर आपके पास में अनेक माल्टोज इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब आपके पास में माल्टोज C12H22O11 है। माल्टोज का यदि माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में उसका जल अपघटन किया जाता है तो आपके पास में दो अल्फा डी ग्लूकोज मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, इसी के साथ में आपके पास में हम कह सकते हैं कि आपके पास में जो माल्टोज है, माल्टोज में दो एनोमर समायोगी पाए जाते हैं जिन्हें हम अल्फा डी माल्टोज व बीटा डी माल्टोज कहते हैं। ठीक है, इनके विशिष्ट ध्रुवण घूर्णक का मान 168 डिग्री क्रमश है, 168, यानी अल्फा डी ग्लूकोज का 168 होता है और बीटा डी माल्टोज का अल्फा डी माल्टोज बीटा डी माल्टोज उसका 168 डिग्री और बीटा डी माल्टोज का 112 डिग्री होता है। ठीक है, इन दोनों के मिश्रण को यदि साम्य अवस्था में लें, अल्फा डी माल्टोज बीटा डी माल्टोज का, तो आपके पास में विशिष्ट ध्रुवण घूर्णक का मान यानी अल्फा का मान 136 डिग्री हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ में हम देखते हैं कि आपके पास में इसको बनाने के लिए ऐसे कैसे बनता है। आपके पास में माल्टोज का निर्माण करने के लिए हम दो अल्फा डी ग्लूकोज लेते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज को अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा आपके पास में बंध बनने से, यानी आपके पास में 1,4 जो आपके पास में अल्फा डी ग्लूकोज की हावर संरचना है, या आपके पास में अल्फा डी ग्लूकोज है, उसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 पर जल के अणु के निष्कासन से हमारे पास में 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है जिससे माल्टोज का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं किस प्रकार बनता है ये। माल्टोज जिसका अणुसूत्र होता है C12H22O11, ये इसका अणुसूत्र है। ठीक है, आपके पास में सबसे पहले आपके पास में माल्टोज का माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, माल्टोज का माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर
करने पर क्या होगा, इसका जल अपघटन करेंगे तो आपके पास में क्या बनेगा, C12H22O11, ये आपके पास में माल्टोज है। इसका आपको करना है जल अपघटन, ठीक है, और इसका जल अपघटन आप करेंगे माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। इसका जल अपघटन करते हैं तो आपके पास में दो अणु C6H12O6 यानी कि आपके पास में अल्फा डी ग्लूकोज की 2 इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, यानी अल्फा डी ग्लूकोज की 2 इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। इसी के साथ में हम आगे लिख सकते हैं कि माल्टोज कार्बोहाइड्रेट के 2 एनोमर समायवी होते हैं, 2 एनोमर समायवी होते हैं, जैसे अल्फा डी माल्टोज व बीटा डी माल्टोज, ठीक है, जिनके विशिष्ट ध्रुवण घूर्णका मान यानी अल्फा मान क्रमशः 168 डिग्री व 112 डिग्री होता है तथा इनके साम्य अवस्था का मिश्रण का ध्रुवण घूर्णका मान 136 डिग्री होता है, 136 डिग्री होता है, ठीक है, इसको नोट करो। आगे देखो, माल्टोज के निर्माण में माल्टोज डाइसैकेराइड के निर्माण में 2 अल्फा डी ग्लूकोज के C1 कार्बन व C4 कार्बन के मध्य निर्जलीकरण से C1 कार्बन व C4 कार्बन के मध्य निर्जलीकरण से 1,4-ग्लाइकोसिडिक बंध का निर्माण होता है, 1,4-ग्लाइकोसिडिक बंध का निर्माण होता है, जिसे अल्फा 1,4-ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं, जिसको हम अल्फा 1,4-ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास में माल्टोज की आपके पास में बनने की प्रोसेस होगी। अब हम इसका निर्माण करेंगे, किस प्रकार बनेगा।
और निर्माण के लिए आपके पास में सबसे पहले हम ग्लूकोज लेंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। ग्लूकोज जैसे आपके पास में कार्बन नंबर 1 और आपके पास में कार्बन नंबर 5 के मध्य आपके पास में अंतर अणु प्रतिस्थ आपके पास में योगात्मक अभिक्रिया होने से आपके पास में इसकी चक्रीय संरचना प्राप्त होती है। उस चक्रीय संरचना से हम अल्फा डी ग्लूकोज बनाएंगे। अल्फा डी ग्लूकोज के 2 अणु लेंगे, उनमें आपके पास में कार्बन नंबर 1 कार्बन 4 के ऊपर निर्जलीकरण से 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध बनाएंगे और इस आपके पास में माल्टोज का निर्माण करेंगे। इसको नोट करो आप। माल्टोज का निर्माण कैसे होगा देखो। माल्टोज का निर्माण, इसके निर्माण में देखो सबसे पहले आपके पास में क्या है, ये आपके पास में C डबल बॉन्ड O H COOH H, ये आपके पास में एक ग्लूकोज की खुली श्रृंखला है। ठीक है, इसमें आपके पास में कार्बन नंबर 1 जो आपके पास में कार्बोनाइल कार्बन है और कार्बन नंबर 5 पर उपस्थित OH समूह में जो आपके पास में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर हैं वो इस कार्बन पे अटैक करते हैं, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब आपके पास में ये H यहाँ पे ऐड होगा तो आपके पास में अल्फा डी ग्लूकोज बनेगा और आपके पास में OH इस साइड में हो तो आपके पास में बीटा डी ग्लूकोज बनता है। तो हमने यहाँ पे बनाया अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, बाकी को हम अलग पेन से दर्शा देंगे। आपके पास में केवल एकमात्र आपके पास में चेंजिंग हुई है इसमें। ठीक है, अब आपके पास में इसका आपके पास में बनाना है इसकी चक्रीय संरचना। यानी आपके पास में ये आपके पास में इसकी क्या है, ग्लूकोज की अल्फा डी ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। ठीक है, इस चक्रीय संरचना से हमें बनानी है इसकी हार्वर्त संरचना। हार्वर्त संरचना के पास में कैसी होती है, पाइरेन के समान होती है। तो के पास में पाइरेन के समान इसकी संरचना बनाएंगे हम। और ये वाले समूह आपके पास में इन्हें हम तल के नीचे रखते हैं, OH OH H OH CH2OH। बाकी आपके पास में तल के ऊपर रह जाएंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, फिर आपके पास में अल्फा डी ग्लूकोज के हम 2 अणु लेते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज के 2 अणु लेंगे। और HOH 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 और CH2OH, ये कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 4 5 और ये 6 प्लस। अब हमें लेना आपके पास में, आपके पास में क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है। अल्फा डी ग्लूकोज, हमें दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज बनाना है। HOH HOH OH HOH CH2OH और ये H। ये आपके पास में क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है।
अल्फा डी ग्लूकोज है। ठीक है, ये आपके पास में निर्जलीकरण से, जल के अणु के निष्कासन से आपके पास में जल का अणु बाहर निकलेगा। जल के अणु के निष्कासन से ये आपके पास में कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 भी आपके पास में क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक बंध का फॉर्मेशन होगा। CH2OH H H OH OH H H OH H CH2OH ये H ये आपके पास में कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, ये आपके पास में 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी आपके पास में इसे हम कहते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध, ग्लाइकोसिडिक बंध। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध यानी माल्टोज का आपके पास में यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है, इसको नोट करो आप। आपके पास में माल्टोज भी आपके पास में माल्टोज है, वो माल्टोज भी आपके पास में इसके 2 एनोमर हैं, यानी आपके पास में माल्टोज के आपके पास में 2 एनोमर समाई होते हैं। आपके पास में अल्फा डी माल्टोज, बीटा डी माल्टोज। ठीक है, उनके ध्रुवण घूर्णक का मान आपके पास में 118 112 डिग्री होता है क्रमशः। उनका दोनों का साम्य मिश्रण लेते हैं तो 136 आता है। ठीक है, अब इसको देख ले कैसे बना है ये। सबसे पहले आपके पास में ग्लूकोज की खुली श्रृंखला थी, आपके पास में आपके पास में अल्फा डी ग्लूकोज है। अल्फा डी ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 यानी आपके पास में कार्बोनाइल कार्बन और कार्बन नंबर 5 पर उपस्थित OH समूह के जो आपके पास में ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर सीधा आपके पास में अंतः अणुक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया यहाँ पर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और आपके पास में इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, तो आपके पास में ये वाला H है, इसको हम यहाँ ऐड कर देंगे। यदि आपके पास में OH राइट साइड में होता है उससे हम कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, यदि ये OH लेफ्ट साइड में होता है उससे हम कहते हैं बीटा डी ग्लूकोज। अब आपके पास में माल्टोज जो आपके पास में मोलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट है, माल्टोज में आपके पास में माल्टोज के फॉर्मेशन में अल्फा डी ग्लूकोज की 2 इकाइयाँ पाई जाती हैं, तो आपके पास में अल्फा डी ग्लूकोज लेंगे। या आपके पास में अल्फा डी ग्लूकोज की हावर्त संरचना है, अल्फा डी ग्लूकोज की हावर्त स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, अब क्या करना है, आपके पास में अल्फा डी ग्लूकोज लिया हमने, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज में एक अल्फा डी ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1, दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज में कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4, इनके मध्य आपके पास में क्या होगी, अंतःक्रिया होगी। यहाँ से आपके पास में जल का अणु बाहर निकलेगा और आपके पास में ये O है, आपके पास में 1 और 4 कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में आपके पास में ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़ जाती है। यानी आपके पास में जो डाइसैकेराइड है उनको जोड़ने के लिए जो बंध होता है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध। ठीक है, इस बंध को हम कहते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध। ठीक है, अब इसी के साथ में आपके पास में
जो माल्टोज है, माल्टोज भी आपके पास में, माल्टोज की अभिक्रिया आप फेनिल हाइड्रोजन के साथ में करते हैं। माल्टोज की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजन के साथ में करते हैं तो यहाँ आपके पास में ओसोजोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक इसी के आपके पास में अकॉर्डिंग यदि आप माल्टोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में करते हैं तो वहाँ के पास में जो माल्टोज है उसके ऑक्सिम का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसी के साथ में आपके पास में जो माल्टोज है वो फेलिंग विलियन के क्या करता है, ये अपचयित कर देता है। ठीक है, इसको आप नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये आपके पास में डाइसैकेराइड था, वो डाइसैकेराइड यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने 3 डाइसैकेराइड हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज। ठीक है, अब इसमें आपके पास में एक टॉपिक बचता है आपके पास में पॉलीसैकेराइड, और पॉलीसैकेराइड में आपके पास में 2 चीज़ें पढ़नी है हमें, स्टार्च और सेल्यूलोज पढ़ना है। उसी के साथ में आपके पास में यहाँ पे एक टॉपिक और है जो आपके पास में एरिथ्रियो और थ्रियो आपके पास में जो आइसोमर हैं उनका हम थोड़ा सा अध्ययन और करेंगे, फिर आपके पास में लास्ट टॉपिक पे चलेंगे। एरिथ्रो एवं थ्रियो विवरिम समायवी, ये भी आपके पास में टॉपिक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि आपके पास में एरिथ्रो और थ्रियो विवरिम समायवी क्या होते हैं। एरिथ्रो और थ्रियो आपके पास में विवरिम समायवी, वे प्रकाशिक सक्रिय यौगिक जिनमें क्रियल कार्बन प्रेजेंट होता है, जिनमें आपके पास में 2 या 2 से अधिक क्रियल कार्बन प्रेजेंट होता है, लेकिन वे एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं विवरिम समायवी कहते हैं। और जो आपके पास में प्रोसेस है उसे हम कहते हैं विवरिम समायवता। यानी आपके पास में ऐसे 2 अणुसूत्र जिनकी संरचना समान हो, जिनका अणुसूत्र समान हो, संरचना समान हो, लेकिन वे एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं विवरिम समायवी। जो आपके पास में प्रोसेस है उसे हम कहते हैं विवरिम समायवता। ठीक है, आपके पास में ये जो समायवी हैं एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब समायवी नहीं होने के कारण इन्हें अप्रतिबिंब समायवी भी कहते हैं, या अप्रतिबिंब समायवता भी इनको कह सकते हैं। ठीक है, अब ये संरचना रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास में कम से कम 2 क्रियल कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब आपके पास में जो एरिथ्रियो और थ्रियो है इनको हम आगे डिवाइड करें तो एरिथ्रियो में देखो आपके पास में, एरिथ्रियो में क्या होता है आपके पास में कि वे विवरिम समायवी जिनमें आपके पास में जो फीसर फ्लेक्सिबल सूत्र में आपके पास में समान समूह एक दिशा में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एरिथ्रियो समायवी। जबकि आपके पास में फीसर फ्लेक्सिबल सूत्र में यदि आपके पास में समान समूह हैं एक दूसरे के विपक्ष में हो, उससे हम कहते हैं थ्रियो समायवी। ठीक है, इसके हम एग्जाम्पल और इसको हम लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। वे प्रकाशिक सक्रिय यौगिक
जिनका अणुसूत्र समान होता है, जिनका अणुसूत्र समान होता है, जिनका अणुसूत्र समान होता है, लेकिन वे एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, लेकिन वे एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। विवृण समायवी, विवृण समायवी, विवृण समायवी कहलाते हैं तथा इस प्रक्रिया को विवृण समायवता, विवृण समायवता, विवृण समायवता कहते हैं, विवृण समायवता कहते हैं। ठीक है, परिभाषा को नोट करो आप। अतः ये समायवी, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब न होने के कारण इन्हें अप्रतिबिंब समायवी भी कहते हैं, समायवी भी कहते हैं। अप्रतिबिंब समायवी भी कहते हैं, यानी आपके पास में ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होने के कारण इन्हें अप्रतिबिंब समायवी भी कहते हैं। आगे देखो, विवृण समायवी, विवृण समायवी दो प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला आपके पास में है एरिथ्रो, विवृण समायवी, और दूसरा है आपके पास में थ्रियो समायवी, त्रियो समायवी। ठीक है, इसमें हम पहले देखते हैं एरिथ्रो समायवी, एरिथ्रो समायवी। वे विवृण समायवी, वे विवृण समायवी वे विवृण समायवी जिनमें दो या दो से अधिक क्रेल कार्बन पर फीसर प्रक्षेपण
सूत्र में ऊर्ध्वाधर रेखा के सापेक्ष समान समूह है एक ही दिशा में उपस्थित होते हैं एरिथ्रो समावयवी कहलाते हैं। जिसमें आपके पास में समान समूह है वो आपके पास में एक साइड में होते हैं, वो कहलाते हैं आपके पास में एरिथ्रो समावयवी। जैसे आपके पास में एग्जांपल है CHO, OH, H, CS2, OH। दूसरा हम लें CHO, HBr, CS2, OH। ये दोनों आपके पास में क्या है, दो अलग अलग अणुओं के आपके पास में क्या है, ये एरिथ्रो विवरण समावयवी हैं। ये एरिथ्रो विवरण समावयवी होते हैं। इनके थ्रियो बनाने हो दोनों के, इसके हम थ्रियो बना सकते हैं। इसमें आपके पास में OH ऐसे कर दें CHO, CS2, OH, H। इसको अपन कहते हैं थ्रियो। ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब भी नहीं है, ठीक है। एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं होते, लेकिन आपके पास में कैसे हैं, आपके पास में किरेल कार्बन यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। इसको नोट करो आप। वे विवरण समावयवी जिनमें दो या दो से अधिक किरेल कार्बन पर फीसे पर प्रक्षेपण सूत्र में ऊर्ध्वाधर रेखा के सापेक्ष समान समूहों के पास में एक दिशा में होते हैं, OH, Br एक दिशा में उपस्थित होते हैं, उसे कहते हैं एरिथ्रो समावयवी। इसको नोट करो। फिर अपन थ्रियो की बात करते हैं। दूसरा आपके पास में है थ्रियो समावयवी। वे विवरण समावयवी जिनमें दो किरेल कार्बन पर फीसर प्रक्षेपण सूत्र में समान समूह हैं, एक दूसरे के विपक्ष होते हैं, थ्रियो समावयवी कहलाते हैं।
कहलाते हैं। इसकी बात करें तो आपके पास में CHO, HOH, HOH, CS2OH, OH, OH, CS2OH। ये आपके पास में है एरिथ्रो, और ये आपके पास में है थ्रियो, HBr, CS2OH, CHO, CS2OH, HBr, ये आपके पास में वही एरिथ्रो और थ्रियो। ठीक है, यानी क्रेल कार्बन आपके पास में, ये आपके पास में क्या है, क्रेल कार्बन है। इस क्रेल कार्बन पर आपके पास में दोनों समान समूह हैं। आपके पास में OH, OH आपके पास में एक साइड में है थ्रियो, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, उन्हें हम कह देंगे एरिथ्रो। वो थ्रियो, ये आपके पास में थ्रियो है, ये आपके पास में क्या है, एरिथ्रो है। इसमें Br आपके पास में सेम साइड है, उद्धृत रेखा के आपके पास में एक दिशा में है, उसे कहते हैं एरिथ्रो। Br एक दूसरे के विपक्ष हैं, उसे हम कहते हैं थ्रियो विवरिम समायोगी। यह समझौता दो असमान क्रेल कार्बन द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। यह समझौता दो असमान क्रेल कार्बन द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, तो इसे हम थ्रियो एरिथ्रियो समायोगी कहते हैं। यानी इसको अपन थ्रियो एरिथ्रियो समायोगी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करो। ये आपके पास में एरिथ्रो थ्रियो कंप्लीट हो गया है। अब इस यूनिट का लास्ट टॉपिक आपके पास में है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, पॉली यानी आपके पास में अनेक, सैकेराइड आपके पास में वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर अनेक मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। अनेक मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, उन्हें हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड मुख्य रूप से आपके पास में यहाँ पे हम दो प्रकार का पढ़ेंगे, स्टार्च और सेल्यूलोज। यानी आपके पास में आप स्टार्च पढ़ेंगे कंप्लीट रूप से, और फिर आपके पास में सेल्यूलोज पढ़ेंगे। और आपके पास में सेल्यूलोज के साथ में आपके पास में ये जो आपके पास में यूनिट है वो आपके पास में कंप्लीट हो जाएगी। आपके पास में थर्ड यूनिट है वो आपके पास में कंप्लीट हो जाएगी। इसके आपके पास में दोनों क्वेश्चन आप आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, आगे आपके पास में पॉलीसैकेराइड। आगे के पास में जो पॉलीसैकेराइड है उसको हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ते हैं। धन्यवाद।